दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट तैयारी करवाया जा चुका है। लगभग इसके पहले के जो सभी वीडियोस को देख लें, 300 से ज़्यादा वीडियो प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ से आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट किया जा चुका है। फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस दे रहा हूँ आपको कि किसी भी एंगल से तैयारी में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, क्योंकि जो परीक्षा का बदलता हुआ पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 2009 के बाद के सभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को अगर देखा जाए, तो हर बार कुछ न कुछ चेंजिंग हुआ है, जिसमें विशेष करके 2021 का जो परीक्षा है, यह तो हर किसी को हिला करके रख दिया है कि क्वेश्चन का लेवल इतना हाई लेवल का पूछा गया, जिसमें बहुत सारे लोग एकदम एड़ी से चोटी तक का दम लगाए। हालांकि एक अगर ऐसे में कहूँ कि यह एक तरफ जब से ये टीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, तब से इतना लो मेरिट हिंदी का नहीं गया हुआ था। 2021 का जो मेरिट था, उससे लो मेरिट शायद मेरे संज्ञान में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इससे इतना लो मेरिट कभी गया ही नहीं। 100 के नीचे कभी मेरिट आया ही नहीं था, समझ लीजिएगा। तो इसलिए हम लोगों को अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर एक चीज़ को आपके सामने रखा जाए। जैसे मान लीजिए न केवल उपन्यासों को ही जाना जाए कि किस लेखक का कौन सा उपन्यास सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी कहानी सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा नाटक सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी। मतलब ये कि उसका प्रकाशन वर्ष, उसका विषय वस्तु, उसके प्रमुख पात्र, ये सब सारी चीज़ों को भी जानकारी आपको होनी है। इसलिए छोटा छोटा वीडियो दे करके मैं आपकी तैयारी कंप्लीट करवाना शुरू कर दिया हूँ। यह आपके उपन्यासों का 7वां वीडियो है, जिसमें उपन्यास, उसका प्रकाशन वर्ष और उसके विषय वस्तुओं पर आधारित है ये। यदि आप इसके पहले का 6 वीडियो न देखे हों तो प्लेलिस्ट में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बार प्लेलिस्ट को आप जरूर अवलोकन करें, क्योंकि कई फोल्डर मिला करके आपको 300 से ज़्यादा वीडियो वहाँ मिलेगा और वहाँ से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं सभी 2009 के बाद अब तक जितना परीक्षा हुआ है टीजीटी का, सभी साल में पेपर भी उसका अलग मैं फोल्डर बना दिया हूँ। आप वहाँ से 2009 से 2021 तक का जितना पेपर हुआ है, सारा पेपर साल में पेपर है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं बढ़िया से। ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, और टोटल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं पहले धर्मवीर भारती के उपन्यासों के बारे में, इनका प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु के साथ। तो धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता मित्रों, यह इसका प्रकाशन वर्ष है 1949 में हुआ था। और ये चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी इसमें है, गुनाहों के देवता में। ठीक है ना। सूरज का 7वां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों उपन्यास आप इसको लगा ही लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। तो ये गुनाहों का देवता 1949 का है, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 का है। और सूरज का 7वां घोड़ा का जो विषय वस्तु है वह अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग की कटुकथा का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। आइए इसके बाद हम लोग राजेंद्र यादव के उपन्यासों के बारे में पढ़ते हैं। राजेंद्र यादव के उपन्यास, इनकी कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आध प्रश्न तो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार और कहानीकार है, इसको देखिएगा। इनका जो उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, यह 1952 का है, और इसमें असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया गया। इसके विषय वस्तु ये है। उखड़े हुए लोग, ये 1956 का है। इसमें नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन किया गया है। जो राजनीति का जो असली चेहरा है उसको सामने लाने का प्रयास किया गया है उखड़े हुए लोग के माध्यम से। उल्टा इनका जो उपन्यास है यह 1958 का है। शाह और मात 1959 का है। और शाह और मात का जो विषय वस्तु है वह युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन किया गया है। 1 इंच मुस्कान बहुत महत्वपूर्ण है। यह अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि इनकी जो पत्नी मन्नू भंडारी हैं, मन्नू भंडारी के साथ मिलकर के लिखा गया है 1 इंच मुस्कान। ये 1963 का है। और अमर रंजना तथा अमला के प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है 1 इंच मुस्कान में। ठीक है ना।
अनदेखे अनजाने पुल, ये 1963 का है ये, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन किया गया है अनदेखे अनजाने पुल में, ठीक है ना। मंत्रविद्ध, ये 1967 का ये इनका उपन्यास है। आइए आगे देखते हैं। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो 1960 में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित कराया गया, या फिर सारा आकाश उपन्यास पहले किस नाम से था। ऐसे दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि प्रेत बोलते हैं उपन्यास जो 1960 में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित हुआ था, और सारा आकाश काफ़ी चर्चित रचना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मंदू भंडारी के साथ सह लेखन में किया। तो इसको इसके पहले अभी हम बताए हैं आपको, ठीक है ना, कि 1 इंच मुस्कान जो कि दोनों लोग एक साथ मिलकर के लिखे हैं। चलिए, प्रभाकर माचियो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। आइए इनके उपन्यासों को हम लोग देख लेते हैं। विषय वस्तु तो यहाँ नहीं, लेकिन उपन्यास देख लेते हैं। परंतु ये 1940 का है। सांचा 1956 का है। जो उपन्यास का नाम है ये 1964 का है। 30 40 50 1973 का है। दर्द के पैबंद 1974 का है। किस लिए 1975 का है। लापता 1984 का है। एक तारा 1952 का है। द्वाभा 1957 का है। किशोर 1969 का है। अनदेखी द्यूत द्यूत जो है आपका ये 1976 का है। और मेरी आँख मेरी बाकी उनका ये 1983 का है, ठीक है ना। इसके बाद नरेश मेहता के उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो डूबते मस्तूल ये 1954 का है। इसमें कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण किया गया। डूबते मस्तूल में कथा की जो नायिका है रंजना, उसके माध्यम से स्त्री की समस्याओं का चित्रण किया गया है। यह पथ बंधु था, यह उपन्यास 1962 का है, ठीक है ना। और यह आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के संघर्ष का अंकन इसमें किया गया है। दोस्तों हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कई बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर कौन सा किताब इसमें सबसे अच्छा है, किस किताब से आप पढ़ाते हैं। तो जहाँ तक मेरे पढ़ाने की बात है, मैं तो कई किताबों का मिक्स करके पढ़ाता हूँ। मेरे पास नगेंद्र जी का साहित्य का इतिहास है, उससे मैं पढ़ाता हूँ। बच्चन सिंह का साहित्य का इतिहास, उससे मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद से साहित्य वो क्या नाम है, डॉक्टर अशोक तिवारी का जो बुक है उससे मैं पढ़ाता हूँ, साहित्य प्रतियोगिता के नाम से जो है, मतलब उसका जो वो प्रकाशन है। उसके बाद फिर इधर गोविंद पांडे सरस्वती पांडे का जो बुक है। व्याकरण की अगर बात किया जाए, वासुदेव नंदन जी का बुक है, या फिर कामता प्रसाद गुरु का बुक है, या फिर पृथ्वीनाथ पांडे का बुक है। तो ये सब मिक्स करके मैं पढ़ाता हूँ, किसी एक बुक से मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अब जहाँ तक किताब पढ़ने की बात है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको संक्षेप में ज़्यादा कुछ अगर जानना है और टू द पॉइंट जानना है, तो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, आप उसको खरीद सकते हैं। और उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो आप चाहें तो उस लिंक पर जाएं और जो किताब आपको वहाँ तो बहुत सारी आपकी पसंद आपका, बस आपकी सुविधा के लिए मैं लिंक डाल दिया हूँ, और आप चाहें तो उस लिंक से जाकर के डायरेक्ट किताबों को खरीद सकते हैं। व्याकरण की जहाँ तक बात है, तो वासुदेव नंदन का बुक काफ़ी इसमें ट्रेंड में है, आप उसको ले सकते हैं। बाकी कामता प्रसाद गुरु का तो खैर तो बेस है व्याकरण का, आप वहाँ से उस किताब को भी ले सकते हैं। अगर साहित्य के इतिहास की किताबों की बात मैं करूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास, तो बच्चन सिंह का किताब इसमें काफ़ी ट्रेंड में है। बच्चन सिंह का दूसरा साहित्य के इतिहास 2021 में काफ़ी वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं, नगेंद्र जी का बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बुक है उसको पढ़ सकते हैं। ये सारा बुक जो है अमेजन पर है, और लिंक भी मैं आपको दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से जाइए, किताबों को देखिए, और अच्छा लगे तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, या जो प्रोडक्ट आपको वहाँ से पसंद है आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
इसके अलावा उसमें और भी लिंक आपको मिलेगा, जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी पीडीएफ बनाता हूँ उसको अपलोड कर देता हूँ। तो आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर खुद पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए वहाँ मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद से वहाँ मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका लिंक मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, ताकि वहाँ से आप यूट्यूब पर आकर के हमारे चैनल पे और वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद फेसबुक पेज का भी मेरा अकाउंट है, वहाँ भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, वहाँ से भी आप चाहें तो उसका भी लिंक वहाँ पड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेलिस्ट और जो अच्छे अच्छे वीडियोज हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, उन वीडियो का डायरेक्ट लिंक मैं वहाँ दिया हूँ। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। और एक बार आप प्लेलिस्ट को भी ढूंढ लीजिएगा, मतलब चेक कर लीजिए, ढूंढने मतलब आप उसमें जा करके बहुत सारे फोल्डर हैं, उन सभी फोल्डर में आप वीडियोस को देखिए और आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत सारा चीज़ आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका जो अगला उपन्यास है वह है यह पथबंधु था। यह पथबंधु था, ये 1962 का है। ठीक है ना। और इसका जो विषय वस्तु आदर्श दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन का अंकन किया गया है। धूमकेतु एक श्रुति, यह इनका उपन्यास है, कब का, 1962 का है। और इसमें बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। धूमकेतु एक श्रुति में दो एकांत, ये 1964 का ये इनकी रचना है। और ये आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का चित्रण इसमें किया गया है। नदी यशस्वी है, इनका उपन्यास है, 1967 का है। इसमें उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन किया गया है। प्रथम फाल्गुन 1968 का उपन्यास है ये। इसमें महिम और गोपा के प्रगाढ़ संबंध का चित्रण किया गया है। उत्तर कथा भाग 1, ये 1979 का है। और इसमें मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है। उत्तर कथा भाग 2, ये 1982 में प्रकाशित हुआ था। आइए गिरधर गोपाल के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को हम लोग देख लेते हैं। इनका जो उपन्यास है चांदनी के खंडहर, ये 1954 का है। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कितने घंटे की? 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है चांदनी के खंडहर में। कंदील और कुहासे, ये 1969 की रचना है। इसमें मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, विवशता और निराशा का चित्रण किया गया है। ठीक है। इनके दो उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यासों का ये हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न अक्सर। सोया हुआ जल इनका उपन्यास है जो 1954 का है। और यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रतीकात्मक उपन्यास का नाम बताइए, तो सोया हुआ जल होगा। अगर प्रकाशन की बात अगर किया जाए तो 1954 होगा। पागल कुत्तों का मसीहा बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1977 का है। इसमें कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन के मनुष्यों का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। कुत्तों के माध्यम से जो रूढ़ जीवन का मूल्य है उसके बारे में बताया गया है। सूने चौकट 1981 का है, जो बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। कमलेश्वर के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। कमलेश्वर जी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। और इनका उपन्यास है बहुत महत्वपूर्ण, देखिए, एक सड़क 57 गलियां। क्या है? एक सड़क 57 गलियां, ये 1957 में है। इसका विषय वस्तु क्या है? लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण किया गया है। डाक बंगला, डाक बंगला जो है इनका उपन्यास है, 1959 का है। इसमें मातृहीन कथानिका ईरा का संघर्ष की कथा इसमें किया गया है। ईरा के संघर्ष की कथा का चित्रण किया गया है। लौटे हुए मुसाफिर, ये 1961 की रचना है। यह सांप्रदायिक समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। समुद्र में खोया हुआ, समुद्र में खोया हुआ 1967 की रचना है। इसमें क्लर्क श्यामलाल, उसकी पुत्री तारा, पुत्र वीरन की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। खोया हुआ समुद्र में, समुद्र में खोया हुआ आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी। काली आंधी इनका जो उपन्यास है, काली आंधी बहुत महत्वपूर्ण है।
यह 1974 का उपन्यास है और इसमें स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्वों के और द्वंद्व का चित्रण किया गया है। माने स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व क्या है, उसका जो अंतर्द्वंद्व क्या है, उसके बारे में काली आंधी में उकेरा गया है, उसका चित्रण किया गया है। तो दोस्तों आज इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो के रूप में। और हाँ, यदि आपको यहाँ से टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा हो, मेरा मेहनत अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सफलता आपकी मुट्ठी में हो, यही मेरी शुभकामना है। मैं ईश्वर से दुआ भी करता हूँ, कामना भी करता हूँ और आप मेहनत करिए। निश्चित है 2022 का एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में होगा। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।